स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जापान की बात करते हैं। जापान इन दिनों चावल से परेशान है। चावल के चक्कर में एक मंत्री को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। जापानी खान पान में चावल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पिछले एक साल में चावल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। सरकार के लिए ये सिरदर्द बना हुआ है। चावल की इस स्थिति के कारण काफ़ी चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हंगामा है क्यों बरपा? चावल जो हो गया है थोड़ा महंगा। जापान में चावल की आसमान छूती कीमतों पर टिप्पणी करना सरकार को इतना महंगा पड़ा कि न सिर्फ कृषि मंत्री ताकू एतो की छुट्टी करनी पड़ी, बल्कि खुद प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल जापान इन दिनों चावल की भारी किल्लत से जूझ रहा है, जिसके चलते हाल के दिनों में इसकी कीमतों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने चावल की कीमतें एक साल पहले की तुलना में 98% अधिक थीं, यानी लगभग 2 गुना। जापान कृषि सहकारी समितियों और अन्य वाणिज्यिक थोक विक्रेताओं के पास चावल का स्टॉक पिछले साल के स्तर से 4 लाख टन कम है। ऐसी स्थिति में कृषि मंत्री का ये बयान चावल कभी खरीदा नहीं, समर्थक उपहार के तौर पर पहुंचा जाते हैं, सरकार के गले की फांस बन गया है। ऊंची कीमतों के कारण खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं ने सस्ते विदेशी चावल की तलाश शुरू कर दी है। जापानी आहार का चावल मुख्य हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल कई व्यंजनों में होता है। विशेषज्ञ देश में चावल की भारी किल्लत को पिछले साल भीषण गर्मी के कारण खराब फसल को जिम्मेदार बता रहे हैं। पिछले साल जापान में चावल की पैनिंग बाइंग भी बड़े पैमाने पर हुई। दरअसल साल 2024 में कई बार भूकंप की चेतावनी जारी की गई, जिस कारण घबराहट में लोगों ने चावल की जमाखोरी की और खुले बाजार में चावल की किल्लत देखने को मिली। हाल के वर्षों में जापान में चावल उत्पादन में गिरावट का एक बड़ा कारण नई पीढ़ी का चावल की खेती में दिलचस्पी न लेना भी है। दूसरी ओर सरकार भी चावल के अलावा अन्य फसलों को उगाने पर जोर दे रही है। जापान में अब केवल 2.3 मिलियन हेक्टेयर में ही चावल की खेती होती है। सरकार ने फरवरी में अपने कुछ आपातकालीन भंडार की नीलामी शुरू की। आपदाओं के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले रिजर्व का इस्तेमाल पहली बार सप्लाई चेन की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया गया। जापानी संस्कृति और परंपरा में चावल की जड़ें काफी गहरी हैं। लोग इस अनाज को अपनी अस्मिता से जोड़ते हैं। जापान में जिस चावल का इस्तेमाल बहुतायत होता है वो चिपचिपे तरीके का होता है और उसे जापोनिका कहा जाता है। कारण चाहे सरकार की नीतियां हों या लोगों की पैनिंग बाइंग, जापान जैसे विकसित देश के लिए भी इस तरह के खाद्य संकट से पार पाना एक मुश्किल चुनौती होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से जुड़े हुए हैं। संजय जी, जापान की बात करें तो चावल के कारण वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे? मैं जो मेरी एक बात समझ में आता है, मैं हाल ही में एक जापान पे एक यात्रा पे गया था और वहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बात हो रही थी और उसमें सबसे जो बड़ी बात आई कि जो फूड सिक्योरिटी की जहां तक बात है और जापान इस बात के लिए भी कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम वांट, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात आई कि कोविड-19 हुआ, उसमें जब चारों तरफ से एक तरीके से बाड़ाबंदी हो गई और सब तरीके की सप्लाई चेन को बंद कर दिया गया, तो जापान ने ये बात रियलाइज किया कि हमारा जो फूड सफिशिएंसी है वो सिर्फ 45%, यानी कि हमारा डिपेंडेंसी जो है दूसरे देशों पे वो 55% है। तब से जापान ने अपनी जो फूड नीति है, जो प्रोडक्शन है, खाद्य पदार्थ हैं, उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया और सेल्फ रिलायंस की बात कही। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरीके से जो चावल के एक विषय पे कि चावल का आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी खाद्यान्न पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन एक मंत्री, क्योंकि वो वहां पे जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा और जो एक होर्डिंग का आरोप लगा, उसके आधार पे रिजाइन करना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा एक सेंसिटिव इशू जापान में शुरू हुआ। जापान का दूसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जापान को एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक नया इनोवेटिव और नया टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ये मॉडल भारत में भी कई जगह से एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में अपनाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि इनका जो डिपेंडेंसीज, ये ज्यादातर मशीनरी पे ज्यादा ध्यान देते थे, दूसरे जो प्रोडक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं या बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते थे, फूड प्रोडक्शंस पे ध्यान नहीं देते थे। अभी जापान ने जो अपनी नीति कोविड-19 के बाद परिवर्तन की है कि हमको हर तरीके से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और उसमें जो खाद्यान्न
खाद्यान्न का विषय है, जिसमें चावल भी है और बाकी जो प्रोडक्शंस हैं उन पर ध्यान देने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि ये जापान में बहुत सेंसिटिव इशू है, और बाकी विषयों के साथ में जो खाद्यान्न की आपूर्ति का विषय है वो भी जापान में जो एक स्थायित्व की बात है, जो सप्लाई की बात है, उसको पूर्त करने की बात करता है। संजय जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपने कहा कि जापान इतना डिपेंड हो चुका है, आंकड़े ये बताते हैं कि जापान के अंदर जो प्राइवेट फार्मिंग होती है, जो किसान हैं वो जो 70 साल से ऊपर के किसान वहाँ पर फार्मिंग करते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो खेती किसानी में नहीं आ रही है, इसको भी एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में सरकार के द्वारा चावल की जो पैदावार है उसकी जगह दूसरी फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया लोगों को, इसको भी एक फैक्टर बताया जा रहा है। नहीं, इसमें देखिए दो बातें साफ साफ है। ये बात आप देखिए कि जो आज की जो नई जनरेशन है वो एक तरीके से टेक फ्रेंडली हो चुकी है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसीज हो चुकी है। आप जापान में जाएंगे पूरा एक तरीके से, और ये देखिए कि वहाँ पे एजिंग इश्यूज आ रहे हैं कि, और जो ओल्ड जनरेशन से ओल्ड पीपल है वहाँ पे वो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल उनके जो अपने प्रोडक्शन सिस्टम्स थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्हीं सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि, और जो दूसरा बात आपने जो दूसरा सवाल आपका था कि जो डिपेंडेंसीज बेसिकली लोगों का जो माइंडसेट हो गया है कि मेटलिस्टिक माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, कि जो जापान अब कैश क्रॉप फार्मिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। जो कैश क्रॉप फार्मिंग नहीं है, ये फीडिंग का सिस्टम है। तो जो कैश क्रॉप फार्मिंग जो सिस्टम है वो इंस्टेंट मनी क्रिएट करता है, और डिपेंडेंसीज जो बाकी आप परचेज करते हो उन चीजों को। तो ये जो माइंडसेट एक तैयार हो गया है दुनिया में, न केवल जापान का, काफी कुछ विकसित देशों का, कि जो मेटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और बेसिक जो खाद्य आपूर्ति और जो इसेंशियल जो ट्रेडिशनल जो होम प्रोडक्शंस होते थे उनकी तरफ से लोग ड्रिफ्ट हो गए। भारत में भी एक बात देखने को मिलता है कि पहले हम गेहूं का प्रोडक्शन करते थे, चावल का प्रोडक्शन करते थे, आज हम ज्यादातर कपास खेती करते हैं, हम सरसों की खेती करते हैं, या हम ऐसी खेतियों को प्रोत्साहित करते हैं जिससे हमको इंस्टेंट मनी जनरेट हो। ये बेसिकली एक ब्रिटिश माइंडसेट था। जब ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने इंडिगो फार्मिंग सिस्टम शुरू किया, उन्होंने कॉफी और टी प्लांटेशन का शुरू किया, और हमारे जो ट्रेडिशनल अपने जो सोर्सेज थे उनसे हमको हटके हम कैश क्रॉप की तरफ बढ़ गए। तो ये बात मान के चलिए कि ये माइंडसेट जापान में भी आज के दिन यंग जनरेशन में बढ़ रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर, जिसमें आपने राइस का जो बात का जो क्राइसिस हुआ कि 2.3 हेक्टेयर में ही खेती राइस की हो रही है, तो ये बहुत कम है वहां की जनता को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए राइस प्रोडक्शन में। ये बात बांग्लादेश समझता है। आप देखिए बांग्लादेश इतना बड़ा एक छोटा सा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 18 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वो एक टाइम में 4 खेतियां करते हैं राइस प्रोडक्शन की, तो धीरे धीरे वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। तो ये जो नीड है, वो जो जरूरत है, वो बांग्लादेश ने समझी, क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। क्योंकि जापान के पास में कैश ज्यादा कलेक्शन होता है, क्योंकि मशीनरी है और कैश फार्मिंग सिस्टम है। तो ये बात मान के चलिए कि जापान में ये माइंडसेट और जो न्यू जनरेशंस का एक प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर इसकी तरफ से दोबारा से ध्यान देने लगी है, और इसीलिए राइस प्रोडक्शंस और बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी प्रोडक्शन पर ध्यान देने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी।